हेलो दोस्तों, मैं रामहित राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत करता हूँ। इस सीरीज में, इस दौर में हम लोग क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहला चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आज है लेक्चर नंबर 3। इससे पहले आपने 2 लेक्चर देखा। उस 2 लेक्चर में कुछ बेसिक पॉइंट, कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोगों ने पढ़ा, और दूसरे लेक्चर में मूल जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था वो था बंधन व्यवस्था। चूँकि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे होते हैं और उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें सामने निकल के आता है, जो बेसिक टर्म आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत देगा वो क्या है? बंधन व्यवस्था। अगर आपको बंधन व्यवस्था सही से नहीं आ रहा है ना, तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीख पाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो आप तीसरा लेक्चर देखने से पहले दूसरा लेक्चर के एक एक बिंदु को कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार के किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो बंधन व्यवस्था के लिए आपको क्या देखना है सर? बंधन व्यवस्था के लिए आपको देखना है लेक्चर नंबर 2, जो कि राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। वर्तमान समय में ये चैनल आपको राइट वे एकेडमी के नाम से दिख रहा होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। टुडे टॉपिक में सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे, ये प्रत्येक क्लास आप निर्धारित कर लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, आज का टारगेट क्या है, टुडे टारगेट क्या है, आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे परसंकरण कि भाई परसंकरण क्या होता है ऑर्गेनिक के दृष्टिकोण से, और परसंकरण कितना महत्वपूर्ण है ऑर्गेनिक के दृष्टिकोण से, इन बातों को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम आप लोग डिस्कस करेंगे पाई बंधन एवं सिग्मा बंधन, ये भी देखेंगे कि पाई बंधन और सिग्मा बंधन क्या है, और साथ ही साथ देखेंगे कार्बनिक यौगिक का त्रिविमीय संरचना। समझ रहे हैं ना? त्रिविमीय 3D संरचना बड़ा काम का है, बहुत चर्चित चीज होता है 3D। तो इन 3D संरचना को देखना है, समझना है। ऑर्गेनिक के अंदर बहुत सारे इसका उपयोग हैं, ठीक है। नॉर्मल लाइफ में भी सबसे बेहतर विजुअलिटी जो आपको दिखता है वह 3D में ही दिखा करता है आपको। तो चलिए आज के क्लास का शुरुआत हम लोग कर लेते हैं कहाँ से? परसंकरण से। दोस्तों मजे की बात यह है कि आप आराम से पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि परसंकरण, हाइब्रिडेशन है क्या। हाइब्रिडेशन में होता क्या है, जरा ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि 2 अलग अलग ऊर्जा वाला ऑर्बिटल है, एक का ऊर्जा ये है और दूसरा का ऊर्जा ये है। ये दोनों अति व्यापन के फलस्वरूप, ओवरलैपिंग के फलस्वरूप एक समान ऊर्जा वाला ऑर्बिटल बना लेता है। जैसे देखिए ये दोनों अलग अलग ऊर्जा वाला, एक का ऊर्जा कम है, इसका ऊर्जा कम है और इसका ऊर्जा अधिक है। दोनों के बीच में एनर्जी गैप भी है, वो एनर्जी गैप खत्म होकर एक समान एनर्जी वाला ऑर्बिटल बनाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परसंकरण कहते हैं। दैट मीन्स अगर परसंकरण को हम डिफाइन करें, डेफिनेशन के जरिए इसे समझने का प्रयास करें, तो क्या चीज़ें निकल के आएगा? देखिए, तो ये निकल के आएगा जब एक एक चीज़ें आप कॉपी में लिखते चलिए। सीखना है तो लिखना पड़ेगा, बिना लिखे हुए आप सीख भी नहीं सकते, इन बातों का ख्याल रखिए। जब 2 या 2 से अधिक, भाई से कहाँ चला गया? 2 या 2 से अधिक असमान ऊर्जा वाला, असमान ऊर्जा वाला ऑर्बिटल परस्पर संयोजित होकर, परस्पर संयोजित होकर समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल का निर्माण करता है, तो यह प्रक्रिया परसंकरण कहलाता है।
इन बातों का पूरा ख्याल रखना होता है। एग्जाम्पल के जरिए अब इन चीज़ों को समझिए। जैसे मान लीजिए कि s का एक ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल प्लस 3 गो p ऑर्बिटल मिलके, दोनों का एनर्जी अलग अलग है। अब दोनों मिलकर एक बना रहा है परसंकरण, जिसका नाम हम रख लेते हैं sp3। क्या रख लेते हैं? sp3। कंडीशंस ये भी हो सकता है, एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल मिलकर बनाए, क्या बनाए? तब जो ऑर्बिटल बनाएगा वो बनाएगा sp2, और एक s साथ ही साथ एक p मिलकर बना रहा हो तो ये परसंकरण कहलाएगा sp। तो सामान्य तौर पर ऑर्गेनिक में 3 तरह का परसंकरण आपको देखने को मिलेगा, sp3, sp2, sp। अब ये किस प्रकार से व्यवहार में आएगा, किस प्रकार से उपयोग में आएगा, इसका जांच हम कैसे करेंगे, ये बातें समझना बहुत आवश्यक है। तो आपने देखा, जब 2 या 2 से अधिक असमान ऊर्जा वाला ऑर्बिटल परस्पर संयोजित होकर, यह बहुत बार लिखा हुआ मिलेगा अति व्यापन के फलस्वरूप। क्या लिखा हुआ मिलेगा सर? अति व्यापन। अति व्यापन का मतलब होता है मिलजुल कर। अति व्यापन के फलस्वरूप समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल का निर्माण करता है। तो इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परसंकरण कहते हैं। ऑर्गेनिक में 3 तरह का परसंकरण बहुत उपयोगी है। 3 तरह का परसंकरण उपयोग में आएगा, sp3, sp2 और sp। ये बेसिक की बात मैं कर रहा हूँ, बेसिक के अंदर ये सब चीजें जानना होता है, क्लास 11th के इस चैप्टर में आपको जानना होता है। अब रही बात कि हम कैसे समझेंगे कि कोई एटम्स sp3 हाइब्रिड है, कोई sp2 हाइब्रिड है या कोई sp हाइब्रिड है। इस बात को समझने के लिए हमें सहायता लेना होगा सहसंयोजी बंधन का। और कल के क्लास में आपने देखा कि सहसंयोजी बंधन, भाई कौन सा बंधन? सहसंयोजी बंधन। यह कितने प्रकार का है दोस्तों? आपने कल के क्लास में पढ़ा, यह 3 प्रकार का, सिंगल, डबल और ट्रिपल। इसी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी एकल सहसंयोजी बंधन, द्वि सहसंयोजी बंधन और त्रिसहसंयोजी बंधन के सहायता से हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसको? परसंकरण को। तो कुल मिलाकर सामान्य तौर पर हम कहें कि परसंकरण का गणना, किसका गणना दोस्तों? परसंकरण का गणना सहसंयोजी बंधन के सहायता से किया जाता है। तो हम देखते हैं कैसे किया जाता है। यहां इस बात को हम लिखेंगे भी, परसंकरण का निर्धारण सहसंयोजी बंधन के सहायता से निम्नवत किया जाता है। अब कैसे करेंगे, इस बात को समझना बहुत ही आवश्यक हो चुका है। ये जो सहसंयोजी बंधन है ये 3 प्रकार का है। इसके लिए हम सबसे पहले परसंकरण लेते हैं, और परसंकरण हमारे पास आया कितने प्रकार का? तो परसंकरण हमारे पास आ चुका है 3 प्रकार का। तीनों टाइप को यदि हम यहाँ नोट डाउन करें, जिसके सहायता से एक एक चीजें समझ पाएंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले कि परसंकरण sp3, फिर परसंकरण sp2 और फिर परसंकरण sp। कंडीशन को समझिए। अगर किसी भी एटम का सभी संयोजकता केवल सिंगल बॉन्ड के जरिए पूरा होता, किस बॉन्ड के जरिए पूरा होता हो? सिंगल बॉन्ड के जरिए पूरा होता। जैसे मान लीजिए कार्बन है। कार्बन, आपने कार्बन के बारे में पढ़ा, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो 2 4, दैट मीन्स कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। कार्बन के आउटर सेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। चारों अगर सिंगल बॉन्ड से पूरा हो, या एक डबल और एक सिंगल हो, या 2 डबल हो, या एक सिंगल एक ट्रिपल हो ना, इन कंडीशन से कार्बन का वैलेंसी पूरा होता है। ये बात आपको पूर्व से पता है, पहले से इस बात की जानकारी है आपके पास। अगर इस बात की जानकारी पहले से है, आपने पीछे ही पर रखा, कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा तत्वों का बंधन व्यवस्था, उसमें ये बातें आपको बताया गया, तो आप वहां पाओगे कि अगर कार्बन का सभी संयोजकता सिंगल बॉन्ड के द्वारा पूरा हो रहा है तो वो कार्बन sp3 पर संकरित है। और अगर कार्बन का 4 में से 2 संयोजकता एक डबल बॉन्ड के द्वारा और शेष 2 सिंगल बॉन्ड के द्वारा पूरा हो रहा है तो वो sp2 पर संकरित है।
और अगर कार्बन का 4 में से एक संयोजकता ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा, या दोनों का दोनों डबल बॉन्ड के द्वारा पूरा हो रहा है, तो वो है sp पर संकरित ना। कंडीशंस क्या होता है सर, थोड़ा सा इस बात को समझिए, हालांकि ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को पहले लेना चाहिए था, जस्ट इसके बाद आएगा। sp3 तब होता है जब पाई बॉन्ड 0 हो, sp2 तब होता है जब पाई बॉन्ड 1 होता है, और sp तब होता है जब पाई बॉन्ड 2 होता है। अब कहोगे सर ये पाई बॉन्ड क्या है, ये किस बला का नाम है, कहां से आया ये? थोड़ा सब्र करिए, धीरज रखिए, पाई भी आएगा, सिग्मा भी आएगा, धीरज के साथ आएगा। धीरज मतलब धैर्य वाला धीरज आएगा, इन बातों का ख्याल रखिए। तो मूल रूप से आपको केवल यहां पर यह समझना है सर, इस बात को जानना है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3, एक डबल बॉन्ड आ गया तो sp2, दो डबल बॉन्ड आ गया या एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो sp। जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर 1 था हमारा। एग्जांपल नंबर 2 में हम लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 2 में लिखते हैं, जैसे देखो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अगर तीनों संयोजकता सिंगल बॉन्ड के द्वारा पूरा करे तब यह क्या होगा, तब इस कंडीशंस में यह नाइट्रोजन होगा sp3। अगर एक डबल बॉन्ड बना ले, एक सिंगल बॉन्ड बना ले, तब यह नाइट्रोजन होगा sp2। और अगर यह नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्ट बना ले तब यह परसंकरण होगा sp। क्लियर ना, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप। चलिए तीसरा एग्जाम्पल की ओर भी मैं आपको ले चलता हूं। मान लीजिए कि ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, पहला कक्षा में 2 और दूसरा में 6। डेट मीन्स आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्सीजन का संयोजकता कितना है, 2 है। ऑक्सीजन अपना दोनों संयोजकता सिंगल बॉन्ड के द्वारा पूरा करे, ऐसे कंडीशंस में sp3। और अगर एक डबल बॉन्ड बना ले, ऐसे कंडीशंस में sp2। क्लियर ना, तो निश्चित रूप से परसंकरण का कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं और एग्जाम्पल लेता हूं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से परसंकरण को बेहतर से बेहतर रूप में आप समझ सकते हैं। अगला एग्जाम्पल, नहीं भाई ये तो हमें एक्स्ट्रा पेज ऐड करना पड़ेगा, चलिए एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लेते हैं और इस एक्स्ट्रा पेज के माध्यम से इन बातों को समझते हैं। जैसे मानिए 3 एग्जाम्पल तो हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4, भाई इस पर दिखेगा नहीं, थोड़ा सा खतरनाक टाइप का दिखेगा, चलिए व्हाइट यूज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 और चौथा एग्जाम्पल में इन बातों को समझने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। सर ये एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है हमारे पास, भाई देख लेते हैं जरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा खतरनाक टाइप का दिख रहा है, थोड़ा इसको हम अच्छा कर लेते हैं, विजिबिलिटी इसका बढ़ाया जाए सर, इसको ऐसे टर्म्स में लाया जाए। नहीं यार ये हो क्या रहा है, ग्रीन पे तो कुछ दिखना ही नहीं, ग्रीन पे क्या दिखेगा, ग्रीन पे हाँ ये दिख रहा है, ये अच्छा खासा दिख रहा है सर, इसी को लाओ, ग्रीन पे ये दिख रहा है। तो अब देखो सर कंडीशंस क्या है, इस कार्बन का चारों संयोजकता सिंगल बॉन्ड के द्वारा पूरा हो रहा है। कैसे, 3 गो हाइड्रोजन है, तो आपने कल के क्लास में ही सीख लिया कि हाइड्रोजन जब कभी भी होगा सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच होगा, सिंगल बॉन्ड के सिवा और कोई बॉन्ड अटैच होगा ही नहीं। तो ये हो गया आपका sp3। इसमें भी देख लो दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है, बाकी हाइड्रोजन है, तो ये भी sp3। इस कार्बन को देखो, एक तरफ सिंगल एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड है sp2। इस कार्बन को देखो फिर से डबल बॉन्ड है sp2। भाई इस कार्बन को देखो, ये जो छुपके बैठा है, 1 2 सिंगल और इधर डबल, तो sp2। ये कार्बन नीचे वाला जो लटक रहा है ये तो सिंगल बॉन्ड ही है। क्यों सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही होगा sp3। फिर इस कार्बन को देखो, ये तो यहाँ लफड़ा हो गया सर, ये स्ट्रक्चर ही गलत लिख दिया गया, यहाँ पर ये नहीं होगा, इसको हटा लेते हैं हम, इसको हटा लेते हैं और यहाँ पर हम कर लेते हैं CH, फिर देते हैं सिंगल बॉन्ड। अब देखिए इस कार्बन को देखिए, डबल बॉन्ड है इसके पास भी, तो ये हो गया sp2 और फिर ये क्या हो जाएगा sp3। अच्छा वैसा क्यों नहीं होगा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था इस तरह का कंडीशंस। महत्वपूर्ण बात यही है कि स्ट्रक्चर जब ऐसा लिखा हुआ था तो ऐसा होगा क्यों नहीं, क्यों ये गलत हो गया। ये इसलिए गलत हो गया कि आपको पता है वैलेंसी ऑफ कार्बन कितना होता है, वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। और यहाँ देखिए कार्बन का वैलेंसी कितना पूरा हो रहा था दोस्तों, यहाँ पर जब आप देखिएगा ना तो कार्बन का वैलेंसी जो यहाँ पर पूरा हो रहा था, इस वैलेंसी को 1
2 3 4 5, डेट मीन्स ये स्ट्रक्चर ही गलत है। अगर आप ऐसा लिख देते हैं तो ये निश्चित रूप से गलत हो जाएगा, इन बातों का ख्याल रखिएगा। तो चलिए अगला एग्जाम्पल की ओर फिर चलते हैं और अगला एग्जाम्पल से चीज़ें स्पष्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 कहीं पर लिखा हुआ है सर CH3 CH Br C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ऐसा है। इसमें अब प्रसंकरण देखते हैं कि किसका प्रसंकरण क्या होना। अब ये प्रसंकरण कैसे निर्धारित होगा जरा देखिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो इसका प्रसंकरण हो गया sp3, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है प्रसंकरण हो गया sp3, यहाँ पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड है sp, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है sp, यहाँ डबल बॉन्ड है कार्बन के पास तो sp2। कैसे है, ऑक्सीजन अटैच है। सर इस ऑक्सीजन का भी तो होगा, हाँ होगा, sp2 होगा क्योंकि ये भी डबल बॉन्ड है। लेकिन ये ऑक्सीजन क्या होगा सर, तो ये ऑक्सीजन होगा sp3। क्यों होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। समझ रहे हैं ना बात, बिल्कुल समझ में आ रही होगी बातचीत। चलिए पांचवा के बाद छठा एग्जाम्पल पर चलते हैं और छठा एग्जाम्पल एक जिगजैग स्ट्रक्चर के जरिए हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए ये है स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में सभी का प्रसंकरण लिखा जाए। जैसे इस कार्बन का प्रसंकरण लिखेंगे तो सिंगल बॉन्ड है, डेट मीन्स ये sp3 होगा, ये भी सिंगल बॉन्ड है, डेट मीन्स ये भी sp3 होगा, और यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड वालों का प्रसंकरण sp2 होगा, और इस ऑक्सीजन का भी प्रसंकरण क्या होगा, sp2 होगा, बिकॉज यहाँ भी डबल बॉन्ड है। चलिए छठा के बाद सातवां एग्जाम्पल पर चलते हैं और सातवां एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। सातवां एग्जाम्पल हम थोड़ा सा अलग किस्म का लेते हैं, जिसमें भाई ये स्ट्रक्चर तो आप क्लास 10th से जानते आ रहे हैं, एक बार फिर बनाइए। ये किसका स्ट्रक्चर है, तो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा ओ ये तो बेंजीन है। हाँ बिल्कुल ये बेंजीन है। बेंजीन में 6 कार्बन बंद रिंग के द्वारा जुटा होता है, वो भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड के जरिए। डेट मीन्स ये भी हो गया sp2 जो कि डबल बॉन्ड है, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। कुल मिलाकर हम बोले तो बेंजीन में जितना कार्बन एटम है सबका सब sp2 हाइब्रिड है, और उसके सिवा कोई भी हाइब्रिडेशन बेंजीन के अंदर अवेलेबल नहीं है। भाई सभी बेंजीन में अवेलेबल सभी कार्बन sp2 हाइब्रिड। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल नंबर 8 CH4। इसका नाम तो आप सब ने सुना ही होगा। भाई ये मोदी जी हैं क्या? नहीं नहीं, ये मीथेन है। मीथेन मार्स गैस, पंख गैस, गोबर गैस, जो कह लो, ये सब का सब मीथेन ही है। देखो मीथेन में 4 हाइड्रोजन अटैच है, डेट मीन्स अगर 4 हाइड्रोजन अटैच है, 4 हाइड्रोजन अटैच है तो हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा और कोई बॉन्ड बना नहीं सकता, और सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो प्रसंकरण क्या पाएगा, sp3 पाएगा। तो उम्मीद है कि निश्चित रूप से अब आप प्रसंकरण को समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। मैं आपको प्रसंकरण के अभिलक्षण के बारे में बता दूं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रसंकरण बन रहा है वो s ऑर्बिटल से बन रहा है और p ऑर्बिटल से बन रहा है। s ऑर्बिटल का अतिव्यापन p ऑर्बिटल के साथ होता है तो 3 प्रकार के प्रसंकरण बनते हैं, एक बनता है sp3, एक बनता है sp2 और एक बनता है sp। अब किसमें किसका अभिलक्षण कितना होता है ये भी जानना है। इस बात को जानने के लिए हम सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं प्रसंकरण, फिर उस प्रसंकरण में हम लिखते हैं S अभिलक्षण। भाई S कितना परसेंटेज में है, फिर हम लिख लेते हैं कौन सा अभिलक्षण भाई, P अभिलक्षण, कि P कितना परसेंटेज है ये हमें बिल्कुल साफ साफ पता चल जाना चाहिए। देखो सबसे पहला है sp3, दूसरा है sp2 और तीसरा है sp। ये 3 तरह का प्रसंकरण उपयोगी प्रसंकरण है। अब इसमें हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। अगर हम बातचीत करें sp3 का, किसका बातचीत करें, sp3 का, तो इससे पता चल रहा है कि एक s ऑर्बिटल है और 3 गो p ऑर्बिटल है। डेट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है, 4 है। उस 4 ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल s का है, तो जिसका परसेंटेज निकालना है उस ऑर्बिटल की संख्या बटा टोटल ऑर्बिटल की संख्या गुना 100। कैलकुलेट करिएगा, नो डाउट ये कितना परसेंट आ जाएगा, 25%। तो आपके पास क्वेश्चन हो जाए सर sp3 में, sp3 प्रसंकरण में s ऑर्बिटल का या s का कितना अभिलक्षण होता है, 25% होता है। दूसरा p बच रहा है,
p की संख्या 3 है, टोटल ऑर्बिटल 4 है, गुना 100 कर दीजिए तो कैलकुलेट करने पर ये आ जाएगा कितना प्रतिशत, 75%। क्लियर ना। तो sp3 के अंदर p 75% होता है और s 25% होता है। नेक्स्ट सिचुएशंस अगर हम देखें, नेक्स्ट सिचुएशंस को डिस्कस करें तो दूसरा हमारे पास क्या भैया, sp2 है। sp2 बातचीत कर लेते हैं सर। sp2 के अंदर एक s है और 2 p है, टोटल मिलाकर 3 ऑर्बिटल है। अब अगर इस 3 ऑर्बिटल को डिस्कस करें, समझने का प्रयास करें तो क्या क्या चीज़ें निकल के आएगा वो समझिए। भाई s1 है, टोटल 3 ऑर्बिटल है, गुना 100, सॉल्व करिएगा ना तो 33.33% हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं p के अंदर। अब p की संख्या इसमें कितना है सर, 2 है, 2 बटा टोटल 3 है, गुना 100, इसको सॉल्व करिएगा ना 66.66% आते रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 66.67%। ये s ऑर्बिटल का अति व्यापन होगा, s का सिचुएशंस इतना अवेलेबल होगा। दैट मीन्स अगर कोई एटम, मान लीजिए कि एक एटम है A जिसके पास ये sp2 हाइब्रिडेशन है, तो sp2 हाइब्रिडेशन है, इसका मतलब हुआ कि इसका s ऑर्बिटल का हिस्सा जो है 33.33% है, बाकी का हिस्सा p ऑर्बिटल का है, p ऑर्बिटल में चला जाएगा। इन बातों का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आते हैं sp के अंदर। भाई एक s है और दूसरा एक p है, टोटल ऑर्बिटल हो गया 2। अब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है, तो भाई टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2 है, इसमें s का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 गुना 100। समझ रहे हैं ना बात को, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, रॉकेट साउंड्स थोड़ी है सर यहाँ पर। 1/2 गुना 100 इज इक्वल टू 50%। अब इसमें आओ p में, ये भी एक की संख्या में 1/2 गुना 100 इज इक्वल टू ये भी 50%। तो निश्चित रूप से ये ऑर्बिटल वाला केस, कहानी, अभिलक्षण वाला आपको समझ में आ चुका होगा। तो आपने देख लिया कि प्रसंकरण 3 प्रकार का है। जब केवल सिंगल बॉन्ड बने, जब केवल सिंगल बॉन्ड बने तो sp3, जब एक डबल बॉन्ड बने तो sp2, जब 2 डबल बॉन्ड बने, 2 डबल बॉन्ड बन जाए, 2 डबल बॉन्ड बन जाए या एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाए तो प्रसंकरण sp। ये बातें स्पष्ट हो चुका है। कंडीशन क्या था भाई, इसके लिए पाई बॉन्ड 0, इसके लिए पाई बॉन्ड 1 और इसके लिए पाई बॉन्ड 2। दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक हम पाई बॉन्ड निकालने के लिए नहीं सीखे। नहीं, ये दुर्भाग्य की बात नहीं है सर, थोड़ा सा इंतजार करो, हम आपको पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों सिखा रहे हैं, दोनों की ओर लेकर आपको चलते हैं। तो आज के क्लास में आपने मूल रूप से यहाँ तक के बिंदु को समझा, देखा। अब बातचीत हम लोग करेंगे उसी पाई बॉन्ड पर और सिग्मा बॉन्ड पर कि पाई बंधन और सिग्मा बंधन किन किन सिचुएशंस में कैलकुलेट किया जा सकता है, कैसे इसका व्याख्यान हो सकता है, इन बातों का डिस्कशन कर लेते हैं। सर पाई बंधन एवं सिग्मा बंधन, तो यहाँ हम लिख लेते हैं सीधे तौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, भाई कार्बनिक यौगिक, दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई एवं सिग्मा, देखिए ये पाई का सिंबल है और ये सिग्मा का सिंबल है। पाई एवं सिग्मा बंधन का गणना किसके सहायता से करेंगे सर, तो सहसंयोजी, समझ रहे हैं ना, सहसंयोजी बंधन के सहायता से निम्नवत किया जाता है, या बंधन के सहायता से किया जाता है। चलिए देख लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं। तो सहसंयोजी बंधन के सहायता से हम लोग पाई बंधन और सिग्मा बंधन का व्याख्या करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बातचीत देखें टोटल सहसंयोजी बंधन का, तो क्या पता चलना, सहसंयोजी बंधन कितने प्रकार का होता है दोस्तों। ये जो सहसंयोजी बंधन आप देख रहे हैं ना, ये सहसंयोजी बंधन 3 प्रकार का होता है। सहसंयोजी बंधन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो आपने जस्ट अभी देखा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। बहुत अच्छा से इन बिंदु को आप समझ पा रहे हैं, मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। ये सिग्मा, एक पाई, ठीक है,
यहाँ पर पाई पाई और बीच वाला जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड सिग्मा रिप्रेजेंट करेगा। डेट मीन्स अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा 1 हो गया, डबल बॉन्ड है तो सिग्मा 1 हो गया, ट्रिपल बॉन्ड है तो सिग्मा 1 हो गया। तो आप क्या मेजर कर पा रहे हैं, आप इन बातों का मूल्यांकन कर पा रहे हैं कि चाहे बॉन्ड कोई सा भी हो, सहसंयोजी में कोई सा भी बॉन्ड हो, सिग्मा की संख्या भैया नहीं बदलने वाला। बदल किसकी संख्या रहा है, पाई की संख्या। इसमें पाई की संख्या 0, इसमें पाई की संख्या 1 और इसमें पाई की संख्या 2। क्लियर ना, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं और इस एग्जाम्पल के माध्यम से इन पाई बंधन और सिग्मा बंधन के व्याख्यान को करते हैं, पाई बंधन और सिग्मा बंधन को बेहतर रूप से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं CH4 ना, ये क्या है तो ये मीथेन है। CH4 क्या है तो CH4 मीथेन है। पिछले क्लास में आपने एक एक एलिमेंट को बॉन्ड में तोड़ने के लिए सीख रखा है और आप पाई बंधन अगर सिग्मा बंधन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक एक एलिमेंट को तोड़ना भी पड़ेगा। अगर तोड़ने में आप सक्षम रहे तो फिर ठीक है, नहीं सक्षम रहे तो गए भैया काम से ना, नहीं बनेगा। तो इसके लिए आपको तोड़ने के लिए आए, इसके लिए क्या करना, लेक्चर 2 अच्छा से अटेंड करना है, कॉपी में लिखना है। बिना लिखे हुए तो आप बिल्कुल भी नहीं सीख सकते, नहीं समझ सकते। अच्छा एक फ़ोन आ गया, हम उठा लेते हैं एक फ़ोन, एक बातचीत तो होना चाहिए, देख लेते हैं सर। हेलो सर, क्लास ले रहे हैं और ये वीडियो डालेंगे तो आपका आवाज़ भी जाएगा, ठीक है। अच्छा हम करते हैं, ये सब सर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक, देखते देखते। अरे भैया आईडी कार्ड कैसे प्रिंट हुआ था सर आपका? हाँ देखो देखो, अपना एक साइड बिजनेस चला लेते हैं आईडी कार्ड का। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अपन बस पढ़ाने का काम करता है, ठीक है। हमको याद है, हाँ याद है। देख लेते। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कोई नहीं, मज़ा भी आया होगा आपको, थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। चलिए देखते हैं सर। क्या चल रहा है, तो हमने आपको कहा कि इस कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच है और हाइड्रोजन केवल और केवल सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब अगर आपने यहाँ सिंगल बॉन्ड बना दिया तो बहुत अच्छी, और सिंगल बॉन्ड में देखो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा बन रहा है, 1 2 3 4। तो भाई सिग्मा बंधन कितना हो गया, 4। अब चूंकि सिंगल बॉन्ड में पाई बन नहीं रहा है तो पाई बंधन की संख्या कितना हो गया, 0 ना। तो मीथेन के अंदर कितना सिग्मा, 4 सिग्मा, कितना पाई, 0 पाई, लड्डू पाई। चलिए इसी कड़ी में अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, हम एक जिगजैग रेखा खींच लेते हैं। इस जिगजैग रेखा में, जिगजैग लाइन में हमें बताना है कि कितना पाई है, कितना सिग्मा है। सबसे पहले ना सर इसका स्ट्रक्चर बनाओ, बिल्कुल ओपन स्ट्रक्चर। एक एक एलिमेंट को 1 2 3 4 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच प्रथम 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, दूसरा और तीसरा के बीच सिंगल बॉन्ड, तीसरा और चौथा के बीच डबल बॉन्ड। अब एक एक एलिमेंट का वैलेंसी आप कंप्लीट करिए, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4। यहाँ अब क्या डालेंगे, तो आपने जिगजैग में देखा था कि कार्बन के शेष सभी संयोजकता को हाइड्रोजन के द्वारा पूरा किया जा सकता है या पूरा किया जाता है। देखो आपको जिस तरीका से पढ़ाया जा रहा है ना, शायद कहीं पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप बेहतर रूप से जुड़े रहिए, देखिए समझिए, सीखाने की पूर्ण गारंटी मेरा रहा, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप सीखेंगे यदि आप तन मन लगाकर पढ़ते रहेंगे। तो देखिए
सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, डबल है सिग्मा 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 सिग्मा, सिग्मगा दिया ना, सब जगह सिग्मगा दिया। तो टोटल सिग्मा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों इसमें 9 सिग्मा है। पाई कितना हो गया सर, काउंट कर लो ना, एक डबल बॉन्ड यहां है, एक डबल बॉन्ड यहां है, तो पाई बॉन्ड हो गया 2। क्लियर ना, बिल्कुल क्लियर। चलिए मैं तीसरा एग्जांपल की ओर आपको लेकर चलता हूं। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखते हैं CH3COOH। जरा सा स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी आपको आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल मैं सिखा रहा हूं आपको स्ट्रक्चर बनाने। नहीं कैसे आएगा, नहीं आने का सवाल ही नहीं होता। इस कार्बन से, पहला कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो प्रथम कार्बन से अगर हम 3 हाइड्रोजन को अटैच कर लेना, कर देते हैं, लीजिए कर दिया हमने, तो कार्बन का 3 संयोजकता पूरा हुआ, एक सिंगल बॉन्ड डाला, 4 पूरा हो गया। फिर कार्बन, फिर C 2 को ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ऐसा करके। अब इसी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग टू हमें वर्क करना है, ठीक है। तो देख लो सिग्मा 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 और सिग्मा, यही बात है ना। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा इसमें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा। अब डबल बॉन्ड है पाई, तो पाई बॉन्ड की संख्या कितना, 1, तो 7 सिग्मा हो गया और 1 पाई हो गया। क्लियर ना, मजा आ रहा होगा, बिल्कुल मजा आ रहा होगा। नहीं आने का कहीं से कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं सर अभी और एग्जाम्पल हमें करना, मजा आ रहा है, अभी 3 एग्जाम्पल से पेट भरने वाला नहीं है। चलिए चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। पेज हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा पेज ऐड होता है तो कलर चेंज होता है, आपको भी पता। तो एग्जाम्पल नंबर 4, चौथा एग्जाम्पल हम लेते हैं किसका, आपने एक ये स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है, इसका आया था, इसका नाम क्या होता है, हमने पीछे बताया भी था प्रसंकरण वाला में। दोस्तों ये बेंजीन है। बेंजीन का अलग भौकाल होता है दुनिया में। अब जैसा है उसको ओपन कर दीजिए, जिगजैग था वहाँ, और जिसके पास जितना वैलेंसी अनफिल है वो सभी को फिल करिए, और देखिए सिचुएशंस क्या क्या होने वाला है। इन सभी जगह पर क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। क्लियर ना, सभी जगह पर हम हाइड्रोजन को अटैच कर देते हैं, कर दिया है हमने हाइड्रोजन को अटैच। क्लियर। अब देख लीजिए कि कहां पर क्या पढ़ना। सब जगह सिग्मा तो एक एक होगा ना, सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो सर पता चल गया सिग्मा कितना है, 12। साथ ही साथ इसमें अब दूसरा बच क्या रहा, पाई 1 2 3, पाई कितना हो गया, 3। कोई डाउट सर? बिल्कुल नहीं सर, कैसे डाउट हो जाएगा, हम पढ़ा रहे हैं ना, हम बता रहे हैं ना, डाउट होने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। डाउट, सभी डाउट चुटकियों में आउट। चलो सर आगे देखते हैं, अगला पॉइंट समझते हैं, नहीं कैसे समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, पांचवा एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या लिख लेते हैं सर, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 5। भौकाल मचा दो ना, भौकाल होना चाहिए अपना, अपना भी भौकाल बनना चाहिए, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, थोड़ा सब्र करो। 1 2 3 4 5 6, भाई टोटल कितना कार्बन है, 6 कार्बन। सर अभी तक कहीं ट्रिपल बॉन्ड नहीं आया, अरे भैया लो आ गया, इसी में कर लेते हैं, आ गया ना ट्रिपल बॉन्ड, आ गया, खत्म कहानी। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 6 कार्बन को अरेंज करिए। प्रथम 2 के बीच डबल बॉन्ड, दूसरा के बीच डबल बॉन्ड, तीसरा के बीच भी डबल बॉन्ड, चौथा के बीच सिंगल बॉन्ड, चौथा और पांचवा के बीच, पांचवा और छठा के बीच ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? डाउट आउट? बिल्कुल आउट सर, बिल्कुल आउट। देख लो 1 2 3, 3 को डबल बॉन्ड और 1 को ट्रिपल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड तो है ही। 1 2 3 1 4, 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 4 ये भी कंप्लीट, 1 2 3 ये भी कंप्लीट, 4 1 2 3 1 2 3 4। सर सबका 4 4 हो गया, तो हाइड्रोजन तो इसमें ऑलरेडी कार्बन से भी कम है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन बेचारा 4 पर आउट हो गया। हाइड्रोजन बेचारा कहाँ आउट हो गया, 4 पे ही आउट हो गया। चलिए सर देख लेते हैं, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 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 सिग्मा, इसके बीच में सिग्मा है भाई, सिग्मा, और यहां भी सिग्मा। टोटल सिग्मा काउंट कर लो, टोटल सिग्मा काउंट कर लो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा 9। टोटल पाई काउंट करो, 1 2 3, एगो ऊपर एगो नीचे, 2 5। अब एक मजे की बात बताएं, राज की बात जो अभी तक हम आपसे छुपा के रखे थे। वो राज की बात ये है, अलादीन का चिराग इसमें नहीं है, राज की बात अलग है। देखिए ये राज की बात क्या है, इन बातों को समझिए। ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 9 आया, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 12 आया। साइक्लिक में जो राज की बात मैं बताने जा रहा हूँ वो साइक्लिक के लिए अलग होगा और ओपन के लिए अलग होगा। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 9 आया और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 7 आया। किसी भी कंपाउंड में जितना सिग्मा बॉन्ड आया है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 4 आया। किसी भी कंपाउंड में जितना सिग्मा बॉन्ड आया है, उस सिग्मा बॉन्ड की संख्या उस यौगिक में उपस्थित टोटल परमाणुओं की संख्या से 1 कम होगा। अगर कंपाउंड ओपन चेन हो, खुली श्रृंखला वाला हो। जैसे देखो मीथेन के अंदर 4 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, 5 सिग्मा बॉन्ड आया, 4। क्लियर ना? 5 परमाणु 4 सिग्मा। अब यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 परमाणु 9 सिग्मा। क्लियर? समझ में आ रही बात? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। यहां देखो 1 3 4 5 6 7 8 परमाणु 7 सिग्मा, 8 परमाणु 7 सिग्मा। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 परमाणु 9 सिग्मा। ये बातें केवल सिग्मा में लागू होगा और तब होगा जब यौगिक ओपन चेन में हो, खुली श्रृंखला में हो, बंद श्रृंखला में नहीं हो। बंद श्रृंखला में अगर है तो जितना परमाणु उतना सिग्मा। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिग्मा। खुली श्रृंखला में जितना परमाणु उससे 1 कम सिग्मा, बंद श्रृंखला में जितना परमाणु उतना सिग्मा। हालांकि ये बात किस पर लागू नहीं होगा? पाई पर बिल्कुल भी लागू नहीं होगा दोस्तों। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब वक्त आ चुका है कार्बनिक यौगिक का त्रिविमीय संरचना देखने का, 3D स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए 3D स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 तरह का लाइंस यूज होता है। 3D यहां पर हम लिख लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड माने कार्बनिक यौगिक के 3D संरचना, के 3D संरचना को दर्शाने हेतु 3 प्रकार के लाइन का उपयोग, लाइन मतलब यहां पर बंधन आप लिख सकते हैं, उपयोग किया जाता है। एक बिल्कुल सामान्य, सबसे पहला है सामान्य, ये रहा सामान्य, ठीक है, ये रहा सामान्य, ये सामान्य जो कहाँ होता है? सतह पर होता है। ये कहाँ के लिए लिखते हैं? सतह के लिए लिखते हैं। दूसरा है ठोस बेज। नाम सुने इसका? कहाँ से सुनोगे भाई? अच्छे जगह पर होगे तब तो सुनोगे। ठोस बेज, ये हुआ ठोस बेज, ठीक है। ठोस बेज जो होता है वो आपके तरफ होता है, मतलब आप दर्शक हैं। जैसे मान लीजिए सिनेमा हॉल में गदर 2 आया, गदर 2 तो कब के आके चला गया सर, आप तो पुराना नाम ले रहे हो। अरे भैया गदर 3 आएगा। गदर बदर का ज़माना रहा नहीं, अब ज़माना किसका है? चैप्टर्स का। KGF चैप्टर 3। घर में बोलो तो मम्मा बोलेगी बेटा पढ़ने जा रहा है। नाम ही ऐसा रखा है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आएगा। तो चैप्टर 3 देख रहे हो आप मूवी, कहाँ? सिनेमा हॉल में। और चैप्टर 3 जब आप मूवी देख रहे हो ना, तो चैप्टर 3 का पर्दा आपकी तरफ है, आप दर्शक हो। तो चैप्टर 3 में कौन आ गया? रॉकी भैया, या धुर 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 चल रहा है, ठीक है। रॉकी भैया आ चुका है चैप्टर 3 के अंदर। तो चैप्टर 3 में जो दर्शक हो आप दर्शक हो, और रॉकी भैया जब आपके तरफ घुमा हुआ है
तब जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम कहेंगे ठोस बेज बॉन्ड। मतलब कि किसी कंपाउंड में अगर ऐसा बनाया हुआ है, जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच ऐसा बॉन्ड बन रहा है, ए और बी के बीच ऐसा बॉन्ड बन रहा है, तो बी हो गया दर्शक। बी क्या हो गया भैया? दर्शक हो गया। इन बातों का ख्याल रखना है। चलिए देखते हैं। ये हो गया मतलब सामने की ओर। ये बॉन्ड क्या दर्शाता है? सामने की ओर दर्शाता है। दूसरा होता है डैश बेज। नाम सुने? अभी सुना रहे हैं हम ना, डैश बेज। डैश बेज बिल्कुल ऐसा ही होता है, धीरे 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 जाकर खत्म हो जाएगा। डैश बेज ये होता है पीछे की ओर। ये बॉन्ड कहाँ बनता है? पीछे की ओर बनता है। क्लियर ना? समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपके लिए, बस छोटा सा एग्जाम्पल, CH4 मीथेन। ये बार बार आ रहा है मीथेन। अब मीथेन में मान लेते हैं कि 2 परमाणु जो है वह सतह पर है, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के साथ सतह पर जुटा हुआ है, और बाकी एक हाइड्रोजन परमाणु जो है वह ठोस बेज दर्शक के सामने है। कैसा है भाई? दर्शक के सामने है। दर्शक के सामने वाले को ऐसे दिखाना होगा। ये ठोस बेज में है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? ठोस बेज कहेंगे। ये हो जाएगा हमारा ठोस बेज आपके सामने। तो एक हाइड्रोजन आपके सामने है, ये रहा, और एक हाइड्रोजन पीछे है, ऐसे करके, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन हो गया। मेथेन का ये कौन सा स्ट्रक्चर है? 3D स्ट्रक्चर है। तो 3D स्ट्रक्चर को कॉपी पर दिखाने के लिए 3 तरह के लाइन का उपयोग होता है। एक सामान्य लाइन, एक ठोस बेज लाइन और एक डैश बेज लाइन। सामान्य लाइन कॉपी के सतह पर होता है, समतल पर होता है। ठोस बेज लाइन आपके ओर होता है, सामने की ओर होता है, और डैश बेज लाइन पीछे की ओर होता है, पीछे की तरफ होता है। अब इसमें एक बात ये भी समझना कि जैसे ये बॉन्ड बन रहा है तो ये हमारा सेंटर है, कार्बन सेंटर है, और हाइड्रोजन सामने की ओर है। यहाँ पर कार्बन सेंटर है, हाइड्रोजन पीछे की ओर है, और यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन कार्बन के साथ सतह पर अवेलेबल है, सतह पर है ना। ऐसा कंडीशंस दिया गया है। तो उम्मीद है कि आपको कार्बनिक यौगिक का 3D संरचना, त्रिविमीय संरचना भी समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में जो बातें आपने डिस्कस किया उसमें से महत्वपूर्ण था, सबसे पहला टॉपिक आपने पढ़ा परसंकरण, ठीक है। और आपने देखा कि परसंकरण 3 प्रकार का होता है, sp3, sp2 और sp। sp3 तब होता है जब पाई बॉन्ड नहीं हो, sp2 तब होता है जब पाई बॉन्ड की संख्या 1 हो, और sp तब होता है जब पाई बॉन्ड की संख्या 2 हो। दूसरा पॉइंट की अगर हम बातचीत करें तो दूसरा पॉइंट में आपने पढ़ा पाई एवं सिग्मा बंधन, और पाई और सिग्मा बंधन का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर था कि भाई जब केवल सिंगल बॉन्ड हो तो सिग्मा बनता है, डबल बॉन्ड हो तो 1 सिग्मा 1 पाई बनता है, ट्रिपल बॉन्ड हो तो 2 पाई 1 सिग्मा बनता है। ये भी आपने पढ़ा। फिर आपने पढ़ा 3D स्ट्रक्चर, और 3D स्ट्रक्चर किसी भी चीज़ को रियलिस्टिक दिखाने के लिए दुनिया में सबसे शानदार स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर को 3D स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। और इसके लिए 3 लाइन का सहायता लिया जाता है, सामान्य लाइन, ठोस बेज लाइन, ये ठोस बेज लाइन आपने बनाया था, और एक लाइन था डैश बेज लाइन। डैश बेज लाइन का भी उपयोग हम आप लोगों ने किया था। इस 3 तरह के लाइन से 3D स्ट्रक्चर को दिखाया जाता है। अब बारी है कि आज के क्लास में हम आप लोगों ने जो डिस्कस किया, जिन टॉपिक को पढ़ा, उसके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस को बनाया जाए। एल्केन में कार्बन परमाणु का परसंकरण होता है। अभी मैं आपको बता दूं, आप अभी एल्केन पढ़े नहीं हैं। मैं केवल ये कहता हूं कि एल्केन में भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कुछ नहीं हुआ। हिलचिल भूकंप आया? नहीं, इंडिया में भूकंप नहीं आया। तो कहाँ आया था? जहाँ भी आया हो, चलिए छोड़ते हैं। तो एल्केन में कार्बन का चारों संयोजकता सिंगल बॉन्ड से होता है, और सिंगल बॉन्ड वालों का परसंकरण क्या होता है? sp3 होता है। क्लियर ना? डाउट खत्म। एल्कीन में कार्बन का 4 में से 2 संयोजकता एक डबल बॉन्ड के द्वारा, शेष सिंगल बॉन्ड के द्वारा पूरा होता है। डबल बॉन्ड आ गया तो sp2 हो जाएगा। अल्काइन में
अल्काइन में क्या है भाई, अल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो sp हो जाएगा, क्लियर ना। हीरा में कार्बन परमाणु का प्रसंकरण क्या होता है, देखिए हीरा का जो संरचना होता है चतुष्फलकीय होता है और इसमें कार्बन का चारों संयोजकता सिंगल बॉन्ड के द्वारा पूरा होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो हीरा के अंदर कार्बन का प्रसंकरण sp3 होगा, हीरा में कार्बन परमाणु sp3 पर संकरित होता है, किसके कारण, टेट्राहेड्रल के कारण, किसके कारण, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के वजह से ऐसा होता है, क्लियर ना। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आगे पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, नेप्थालीन में पाई बंधन की संख्या होता है। भाई ये नेप्थालीन क्या होता है, तो दो गो सट्टल बेंजीन को हम लोग कहते हैं नेप्थालीन, दो सटे सटे बेंजीन को कहते हैं नेप्थालीन। कल भी ये स्ट्रक्चर आया था और ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। इसमें पूछा जा रहा है पाई बंधन, तो आपको भी पता है पाई बंधन, केवल पाई बंधन निकालने के लिए स्ट्रक्चर की कोई आवश्यकता होती नहीं है। तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई और 5 पाई। तो दोस्तों इसमें पाई बंधन की संख्या कितना हो गया, 5 हो गया। अगर नेप्थालीन की फॉर्मूला आप कैलकुलेट करेंगे ना तो टोटल 10 कार्बन मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C10, अरे भाई C8 क्यों लिखा रहा, लिखाएगा C10 और हाइड्रोजन आ जाएगा 8। ये नेप्थालीन का सूत्र है। और नेप्थालीन जो होता है ऊर्ध्वपातित होता है, कैसा होता है, ऊर्ध्वपातित। आप समझते हैं ऊर्ध्वपातित का मतलब। दूसरा है फिनॉल में ऑक्सीजन का प्रसंकरण क्या होता है, भाई फिनॉल में ऑक्सीजन का प्रसंकरण क्या होता है, फिनॉल होता कैसा, बेंजीन रिंग के साथ, देखिए ये बॉन्ड दिखा दीजिए या सीधा एक गोला लगा दीजिए, OH लगा हो तो उसको फिनॉल कहते हैं। अब OH है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड दर्शा लेगा, तो इसका मतलब है फिनॉल में ऑक्सीजन परमाणु sp3 पर संकरित होता है। इसी में रहता कार्बन कैसा होता है, तब बोलते हैं sp2। बेंजीन में कितना पाई एवं सिग्मा बंधन होता है, बेंजीन में, ये जो बेंजीन है जो इधर आप देख रखे थे भाई, जस्ट आपने अभी बनाया भी, पीछे आया भी था, ठीक है, ये बेंजीन है, इसमें कितना पाई और कितना सिग्मा है, तो इसका स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर खोल दीजिए, जब तक कार्बन एक एक एलिमेंट को नहीं दिखाइएगा ना तब तक सिग्मा नहीं निकाल सकते। आप पाई तो निकाल लीजिएगा, सिग्मा पॉसिबल नहीं है। और जो वैलेंसी अनफिल है उसको किससे फुलफिल करते हैं, हाइड्रोजन से फुलफिल करते हैं ना। हाइड्रोजन से फुलफिल करने के बाद कहानी रिपीट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो भैया सिग्मा हो गया 12। पाई की बात कर लेते हैं, 1 2 3 और पाई हो गया 3, सिग्मा 12 पाई 3, सिग्मा 12 पाई 3, तो पाई बंधन 3 और सिग्मा बंधन 12। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है यौगिक CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 में C2H3 आबंध के लिए सही संबंध है। देख लीजिए क्या क्या है सर, C2H3, जिधर से बॉन्ड है उधर से हम काउंटिंग कर लेंगे, कर लेते हैं काउंटिंग। ये 1 2 3 4, ये रहा दूसरा कार्बन। दूसरा कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है तो sp2 है। तीसरा कार्बन के पास डबल बॉन्ड नहीं है, केवल सिंगल बॉन्ड है तो sp3 है। तो sp2 sp3 sp2 sp3, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर ना, निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा, एक एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है C3H4 में कार्बन परमाणु का प्रसंकरण है। भैया ये तो खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। C3H4 मतलब 3 कार्बन है और 4 ही हाइड्रोजन है, 1 2 3 कार्बन। अब 4 हाइड्रोजन डालना है, कैसे कैसे डाल सकते हैं। देखिए पहला सिचुएशंस तो हम ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड करके फुर गया, इसका भी 4 हाथ पूरा, इसका भी 4 हाथ पूरा। ऐसे कंडीशंस में ये देखो, इसके पास एक डबल बॉन्ड है मतलब तो sp2 है, इसके पास 2 डबल बॉन्ड है, ये sp हो गया, इसके पास एक डबल बॉन्ड है तो ये sp2 हो गया। तो sp2 और sp, एक केस ये बन रहा है sp2 और sp, sp2 और sp, ऐसा आ रहा है sp2 sp, हाँ आ रहा है, एक ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। दूसरा देख लेते हैं सर, दूसरा देख लेते हैं। सिचुएशन ये भी तो हो सकता है, सिचुएशन ये भी तो हो सकता था, एक सिंगल बॉन्ड हो एक ट्रिपल बॉन्ड हो ना, यहाँ पर
1 2 3 4, 1 2 3 4 और फिर ये। तब देखो फॉर्मूला यहाँ भी फुलफिल हो रहा है, ये हो गया sp3, ये हो गया sp और ये हो गया sp। तब क्या होगा sp3 sp, ऑप्शन नंबर ये भी सही है। तो ये और ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। क्योंकि क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया हुआ, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही होगा। बेंजीन में पायाबंद की संख्या कितना होता है, अभी जस्ट आपने पीछे देखा 3 होता है, सिग्मा बंद 12 होता है। यूरिया में कार्बन परमाणु का प्रसंकरण होता है। भाई यूरिया का सूत्र क्या था, याद है, आपने पढ़ा था, जीवन शक्ति सिद्धांत को गलत साबित इसी के वजह से किया गया था प्रयोगशाला में। वॉहलर ने सबसे पहले यूरिया का निर्माण कर जीवन शक्ति सिद्धांत को गलत साबित किया। तो इसमें आपने स्ट्रक्चर देखा था, नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन 2 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। यहाँ पर जो सिचुएशंस बन रहा है वह क्या बन रहा है, sp2। ऑक्सीजन भी कैसा होगा, sp2 होगा। क्यों, क्योंकि कौन सा बॉन्ड है भैया, डबल बॉन्ड है। तो यूरिया में कार्बन परमाणु sp2 पर संकरित होता है। ग्लूकोज में कार्बन परमाणु का प्रसंकरण होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। 6 कार्बन देख लो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है। अब ये 6 कार्बन का अटैचमेंट कैसे कैसे हो सकता है इसे हो डायरेक्ट ना, ये एल्डोल स्ट्रक्चर में हो सकता है, या फिर किस स्ट्रक्चर में हो सकता है, या फिर कीटोल स्ट्रक्चर में हो सकता है। तो यहाँ एक हाइड्रोजन पड़ेगा, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। फॉर्मूला पूरा होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सब कुछ पूरा है। आप देख रहे हो कि एक डबल बॉन्ड वाला है जिसका प्रसंकरण sp2 है, बाकी सब सिंगल बॉन्ड वाला है, तो सिंगल बॉन्ड वाले का प्रसंकरण sp3 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, sp2 एंड sp3, sp2 एंड sp3, ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ऐसा किस में लिखा है, डी में लिखा है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, sp3 प्रसंकरण में s ऑर्बिटल का अभिलक्षण होता है। अभी जस्ट आपने सीखा sp3 में हमें किसका परसेंटेज कैलकुलेट करना, s का। sp3 के अंदर s की संख्या कितना है, 1, और टोटल ऑर्बिटल कितना है, एगो s है, 3 गो p है, टोटल 4, गुना कितना 100। सॉल्व करिए, कितना परसेंट आएगा, 25%। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, ये 13 का सॉल्यूशन है। 14 में देखते हैं sp2 प्रसंकरण में p ऑर्बिटल का अभिलक्षण क्या है। भाई sp2 में हमें परसेंटेज ऑफ p कैलकुलेट करना है। p ऑर्बिटल की टोटल संख्या 2 है और टोटल ऑर्बिटल 3 है, गुना कितना हो गया 3, टोटल ऑर्बिटल 3 कैसे हुआ, 2 गो p और एगो s। इसको जब सॉल्व करोगे तो 66.66% आएगा, जिसको हम लोग बोलचाल में लिखा हुआ मिल सकता है 66.67%। इन बातों का ख्याल रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आज का क्लास होता है यहीं पर समाप्त। आज के क्लास में आपने क्या क्या देखा, प्रत्येक क्लास में आप ये चीज़ें देखेंगे, प्रत्येक क्लास में आप ये चीज़ें बताया जाएगा। जैसे कि टॉपिक तो हुआ है, ठीक है, टॉपिक प्लस MCQs प्लस कुछ ना कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। हालांकि आज के क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर उतना महत्वपूर्ण नहीं था। हालांकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रसंकरण किसे कहते हैं, पाई बंधन एवं सिग्मा बंधन में अंतर स्पष्ट करें, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। लेकिन आज के क्लास में क्या कंप्लीट हुआ, टॉपिक प्लस MCQs। तो अभी जो ऑर्गेनिक का सीरीज चल रहा है ना, इसको बेहतर रूप से सीखने और समझने के लिए आपको कॉपी में इसे लिखना भी पड़ेगा। मैं आपको बताते चलूँ कि राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का फ्री कोर्सेज कंप्लीट कोर्स के साथ लॉन्च हो रहा है। तो जो बच्चे 2025 में पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, वह निश्चित रूप से जुड़िए राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से। तब तक चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अगर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारे यूट्यूब चैनल राइट वे केमिस्ट्री को, जो कि अभी वर्तमान में आपको इस चैनल का नाम दिखेगा, राइट वे एकेडमी। एक बार फिर से आप सबों को शुभ संध्या, धन्यवाद।